हेलो साथियों, आप सभी का नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट बीएनएस, जिसमें हम बात करेंगे आज पार्ट 3 की, जो कि हमने पहले सेशन में पार्ट 1, सेकेंड सेशन में पार्ट 2 और आज हमारा पार्ट 3 जो कि थर्ड सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे कि बात करने इसके पार्ट सेक्शन, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में 3 सेक्शन थे। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी, परिभाषा था, और सेक्शन फर्स्ट में था विस्तृत वर्णन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की, जिसमें हम सेक्शन 3 की बात करेंगे। ठीक है, जो कि है साधारण स्पष्टीकरण। अब हम बात करते हैं इसमें यह एलएलबी स्टूडेंट के लिए और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए और अदर एग्जाम के लिए ये क्लासेस मोर देन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि यह सब अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे आज बात करते हैं कि हमारा क्या है टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण, सेक्शन 3 साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, जर्नल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे धारा 3 का उद्देश्य। ठीक, सेक्शन 3 का उद्देश्य क्या है? सेक्शन 3 का उद्देश्य क्या है? सेक्शन 3 के हम यहाँ पे उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो धारा 3 पूरे बीएनएस की व्याख्या, ठीक, इंटरप्रिटेशन की सामान्य नियम बताती है। ठीक है, जो बीएनएस 3 है, सॉरी, जो धारा 3 है वो बीएनएस की व्याख्या करती है। ठीक है, बीएनएस की व्याख्या करती है यहाँ पे। तो क्या क्या व्याख्या करती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि संहिता की अन्य धाराओं को समझाने में यह आधारभूत है। संहिता की अन्य धाराओं को समझाने में यह बहुत ही सरल है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि हम बात करेंगे अब सेक्शन 3 के। सेक्शन 3 का जो नाम है साधारण स्पष्टीकरण, उसमें हम बात करेंगे सेक्शन 3 में उपधारा, ठीक, धारा 3 का उपधारा 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो क्या है, प्रत्येक अपराध दंड और इंस्ट्रक्शन और जर्नल एक्सपेंशन के अधीन हो जाएगा। ठीक है, और चाहे जर्नल एक्सप्रेशन उसे धर्म में अलग से न लिखी गई हो। जैसे कि इसमें बात किया गया है कि इसमें जो दिया गया है प्रत्येक दंड जो कि इसमें पढ़ा जाएगा वो बीएनएस के दिन पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें बहुत ही साधारण भाषा में बताया गया है। आगे बात करते हैं उपधारा 2 के बारे में बात करते हैं। सॉरी, अभी उसका उदाहरण जो है, उदाहरण में क्या दिया गया, जैसे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से कम कि बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योर तो हुआ नहीं है अभी। छोटा सा बालक 7 साल, कितना बड़ा बच्चा हो तो उसका कितना बड़ा दिमाग होगा जो कि वो एक हत्या कर देगा, अपराध कर देगा, अनजाने में ही कर सकता है। इसलिए उसको जो है 7 वर्ष से कम बच्चों को जो है चाहे जो कर दें उनको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यदि पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार बिना वारंट हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करता है तो वह रॉन्गफुल कॉन्फेंडमेंट का दोषी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात किया 7 साल से कम वर्ग के बच्चों को क्या होगा, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, चाहे जो वो क्राइम कर किए हो उनको अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वो एक प्रकार से 18 साल के नहीं हुए हैं, वह एक अभी नाबालिग है। ठीक है, इसलिए उनको इसके थ्रू वहां पे अपराध नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं उपधारा 2 में। उपधारा 2 क्या है? उपधारा 2, जिस शब्द की व्याख्या संहिता के किसी भाग में की गई है वही अर्थ पूरे बीएनएस में लागू होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या की गई है कि जिस शब्द की व्याख्या बीएनएस में की गई है वह वह जो है वही अर्थ पूरे बीएनएस में लागू रहेगा। ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करते हैं, हमारा उपधारा 3 है। उपधारा 3 में क्या है कि यदि यदि संपत्ति पति या पत्नी, क्लर्क या सेवक के पास किसी व्यक्ति की ओर से है तो
वह उसी व्यक्ति के कब्जे प्रोसेसन में मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि यदि संपत्ति पति पत्नी क्लर्क या सेवक के पास किसी व्यक्ति की ओर से है तो वह उसी के कब्जे में मानी जाएगी। जैसे कि हमारा घर है, मान लीजिए हमारा अपना सबका घर है, तो हमारा कब्जा है, कोई दूसरा तो आके उस पर कब्जा कर नहीं लेगा, तो वही यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपधारा 4 की। उपधारा 4 क्या कहता है? जहां एक्ट अर्थात कार्य, ठीक, एक्ट अर्थात कार्य लिखा है वहां आवश्यक होने पर, ठीक, इलीगल ओमिशन मतलब अवैध लोभ भी शामिल होगा। हमने कल लोभ के बारे में बताया था, तो कितने लोग को लोभ के बारे में पता है? जरा कमेंट करके बताइएगा, लोभ क्या होता है। हमने कल बताया था ना सेक्शन 2 में, लोभ क्या है, दस्तावेज, लोभ आदि चीजें बताई थी हमने। ठीक है, तो बताइएगा आप कमेंट में करके कि लोभ क्या है। ठीक है, लोभ क्या है। ठीक, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे कि उपधारा 5 में बात करते हैं। यदि कई व्यक्ति समान आशय, ठीक, कॉमन इंटेंशन ने अपराध करते हैं तो सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर यहाँ पे यदि कई व्यक्ति समान आशय से अपराध करते हैं तो सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अगर कोई 4-5 लोग मिल के अपराध करते हैं तो सभी उत्तरदायी होंगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर अपराध किए हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी बातें हो रही। ठीक है, आगे बात करते हैं उपधारा 6 की। उपधारा 6 हमारा क्या कहता है? उपधारा 6, यदि किसी अपराध में नॉलेज, यदि किसी अपराध में नॉलेज या इंटेंशन आशय आवश्यक है तो प्रत्येक व्यक्ति मानसिक स्थिति अलग अलग देखी जाएगी। कोई ज्ञानी व्यक्ति है और कोई अज्ञानी व्यक्ति है, दोनों में काफी डिफरेंस होगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो और अपना दिमाग माइंड यूज करेगा कि हम अपराध ऐसे करें तो बच जाएंगे, अपराध ऐसे करें तो बच जाएंगे। और जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो तो अपराध करेगा ही, वो ये नहीं सोचेगा मैं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, उसको करना होगा तो बस उसका माइंड सटक गया, हो गया, तुरंत अपराध कर डाला। ठीक है, यहाँ पे वही चर्चा हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपधारा 7 की। उपधारा 7 में क्या दिया गया यहाँ पे? अपराध आंशिक रूप से कार्य अर्थात एक्ट और आंशिक रूप से अवैध अर्थात लोभ इलीगल ओमिशन से भी हो सकता है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो कि यहाँ पे अपराध, अपराध के बारे में बात हो रही है ना, कि अपराध आंशिक रूप से कार्य और आंशिक रूप से अवैध लोभ है। ठीक है, अपराध, अपराध भी एक कार्य है। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपराध भी एक कार्य है जो कि यह अवैध रूप से किया जाता है। ठीक है, तो हमारा उपधारा 7 हो गया। अब हम बात करते हैं उपधारा 8 की। ठीक, सेक्शन 3 की उपधारा 8 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी तथा उनके कार्य और भूमि के अनुसार तय होंगी। जो अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी और कार्य भूमि के अनुसार तय होगी। जो यहाँ पे अपराध में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं उनके यहाँ पे बोला गया है कि सहयोग करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी उनके कार्य और भूमि के अनुसार होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सबको, आशा करते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा उपधारा 9 है। ठीक, उपधारा 9, इसमें क्या बोला गया है कि एक ही आपराधिक कार्य में, एक ही आपराधिक कार्य में शामिल अलग अलग व्यक्ति अपने आशय या ज्ञान के आधार पर अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। जैसे कि अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के अपराध हैं। ठीक है, अपराध को देखते हुए ही यहाँ पे आईपीसी को हटा के उसकी जगह बीएनएस को लाया गया है। ठीक है, अपराध को देखते हुए, जैसे कि 160 या 164 वर्ष पुराना आईपीसी था। आईपीसी कानून 160 या 164 वर्ष पुराना था, जो कि अंग्रेजों के समय बना था कानून था। ठीक है, उसको हटा के यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से बीएनएस को लागू किया गया, जो कि इसमें क्या था कि यह जो है बहुत ही सरल तरीके से, और फिर उसके बाद जो नए प्रकार के इसमें कानून जो है एकत्रित हुए हैं, मतलब नए तरह से कानून डिजिटल रूप से साइबर क्राइम वगैरह आदि चीजों को देखते हुए यहाँ पे इसको लाया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, हमारा उपधारा 9 हो गया। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 1,
ठीक। सेक्शन 1 क्या था, जो कि साधारण विस्तृत वर्णन था, ठीक। सेक्शन 1 विस्तृत वर्णन, ठीक। सेक्शन 2 परिभाषा थी, अर्थात डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में दस्तावेज, कार्य, न्यायाधीश, लोप, कूटकरण, ये सारी चीजें उसमें डेफिनेशन में दी गई थी, ठीक है। और हमारा ये सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 3, जो अभी हम आज के वीडियो में जो था हमारा, वो सेक्शन 3 था, जो कि हमने इसके बारे में भी बात किया। इसमें सेक्शन 3 में 9 उपधारा हैं, ठीक है। 9 उपधारा में उसके बारे में बताया गया अच्छे तरीके से। और इसको और बढ़िया से पढ़ने के लिए थोड़ा आप बेयर एक्ट का यूज करें, जो कि हमने पहली ही क्लास से लेके आज तक की क्लास में हम बता रहे हैं कि बीएनएस हमारा एक बहुत ही बड़ा हथियार है, जो कि हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बिना बीएनएस के जो है हम पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। बिना बेयर एक्ट के बीएनएस पढ़ना बहुत मुश्किल है। बीएनएस ही नहीं, ना तो आप बीएनएस समझ में आएगा आपको, ना बीएनएसएस समझ में आएगा, ना बीएचएस समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एनीथिंग कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब तक आप बेयर एक्ट लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। हम आपको एक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे बेयर एक्ट कौन से प्रकाशन का लें, किसका लें, कैसा लें, बाइलिंगुअल लें या फिर सिंगल में लें, ठीक है। तो हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रकाशन की हम बेयर एक्ट लें, ठीक है। तो और हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं, बहुत ही स्पेशल चीज लेके आए हैं, जो कि उसको भी हम आपके लिए बहुत ही जल्दी चालू करने वाले हैं, जो कि उसको हम अपलोड करने वाले हैं, आपको समझा के बढ़िया क्लास में चालू करके बताएंगे। वह क्या है हमारा केस लैंड, केस लॉ, ठीक है। केस लॉ, केस लॉ जैसे क्या है केस लॉ, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, क्या, यह सारे केस लॉ जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इम्पॉर्टेंट है। जुडिशरी, एपीओ, एडीजे आदि लोगों के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं, जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। 100 में से 99% ऐसा है कि इसमें से केस लॉ जो है इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला केस क्या है, के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक। एच महाराजा धीराज माधव राव भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिगा अत्रमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। इंदिरा श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नंदिनी सत्यपति बनाम पीएल दानी, हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार, ठीक। ये सब हमारे केस लैंड है, ठीक, जो कि इनकी भी वीडियो बहुत ही जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली है, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, तो हम आप सबके लिए एक बेहतरीन कार्य करें, जो कि आप सबको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। बाकी की क्लासें जो है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजी वीडियो काफ़ी सारी हम आप लोगों को उसमें बताएंगे, यहाँ पे वीडियो चालू करेंगे, बताएंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करें, बेयर एक्ट कैसे पढ़ें, तो हमने बता दिए हैं, ठीक है। अब बेयर एक्ट की एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे बेयर एक्ट कौन से प्रकाशन के लिए, कैसी बेयर एक्ट है, उसके बारे में बताएंगे, एक अलग सा वीडियो लाएंगे। और उसके बाद एक दिन बताएंगे आपको आंसर राइटिंग कैसे करें, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर एक वीडियो लेके आएंगे बढ़िया से, जिसमें बताएंगे जो लोग एलएलबी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा एलएलबी कर रहे हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसा एग्जाम होगा, उन सारी चीजों की डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण केस लॉ है, जो एक एक करके, एक एक मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इन सब के बारे में आपको ए टू जेड अच्छे रूप से, तरीके से हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। आगे हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस क्लास। लाइक कमेंट करें, शेयर करें, क्लास को आगे तक शेयर करें, ठीक। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं।